Okay, so in today's lecture, we're going to talk about something about reproduction in animals. Reproduction in lower and higher animals के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, that is for sure. उसमें सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बाई पैरेंटल प्रोसेस है, मतलब इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत लगती है, एक पेरेंट से ये रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक यूनिपैरेंटल प्रोसेस है। यूनिपैरेंटल प्रोसेस का मतलब होता है इसके लिए सिर्फ एक पेरेंट की ही जरूरत होती है, इसके लिए दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो बनना जरूरी है, बिकॉज यही गैमेट्स आगे जाके फ्यूज हो जाएंगे या फिर मेल गैमेट आगे जाके तुम्हारे फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जर्म सेल्स बनते हैं वो तुम्हारे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की तरह एक्ट करेंगे। अब जर्म सेल्स मतलब कौन से सेल्स? जर्म सेल्स मतलब जो तुम्हारी गैमेटिक सेल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पर्म एंड ओवम। मेल गैमेट को स्पर्म बोलेंगे, फीमेल गैमेट को ओवम बोलेंगे। ये तुम्हारे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की तरह एक्ट करेंगे। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का मतलब क्या होता है? इसके वजह से तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसीलिए वहां पे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स ऐसा लेबल किया हुआ है। सोमैटिक सेल्स जो है वो तुम्हारे बॉडी के बाकी के सारे सेल्स है, मतलब तुम्हारे किडनी के सेल, लिवर के सेल, ब्रेन के सेल, ये जो भी सेल्स हैं तुम्हारे गैमीट्स को छोड़कर, दैट इज कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स। सो सोमैटिक सेल्स जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की तरह अगर एक्ट करेंगे, इसका मतलब वो कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, जर्म सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। जर्म सेल्स और गैमीट्स को हम लोग बोलते हैं मेल और फीमेल गैमीट, चाहे वो स्पर्म रहे चाहे वो फीमेल गैमीट ओवम रहे। सोमैटिक सेल्स की जब बात आती है तब वो करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मूविंग ऑन टू समथिंग कॉल्ड एज जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन तुम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखाई देगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हो जाएंगे और बन जाएंगे जाइगोट। Male gamete will fertilize the female gamete and form a something called as zygote. यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? से यो इन द चैट बॉक्स एवरीवन। जिसको भी कोई भी डाउट नहीं है फटाफट फटाफट अपने चैट बॉक्स में जाके यो टाइप कर लीजिए। ठीक है, okay, so let's move on to the next points which we are going to discuss in something called as sexual and asexual reproduction के अंडर। हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ रहे हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके अंडर हमारे ये 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। सो आगे के पॉइंट्स क्या है वो देखते हैं फटाफट। जो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मियोसिस होता है जर्म सेल्स बनाने के लिए। मियोसिस होता है जर्म सेल्स बनाने के लिए, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब बनेंगे तब मियोसिस होगा। तब क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस मतलब कौन सा डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन। मतलब 46 क्रोमोसोम्स जो तुम्हारे सेल्स में रहेंगे, ठीक है, गैमेटिक सेल्स बनाने के लिए 46 क्रोमोसोम्स जो रहेंगे वो 23 करके डिवाइड करेंगे। मतलब क्या है, जब स्पर्म बनेगा तो हर एक स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स जाएंगे। ओवम बनेगा तो हर एक ओवम में 23 क्रोमोसोम्स जाएंगे। इसके बाद में क्या पढ़ना है हम लोगों को कि ये जो क्रोमोसोम का नंबर है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो मेंटेन रहता है। मेंटेन रहता है का मतलब क्या है? चाहे वो कौन सा भी सेल बने, किसी भी प्रकार का सेल बने, डिवाइड होने के बाद में हर एक सेल के अंदर उतने ही क्रोमोसोम नंबर रहेंगे जब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। बिकॉज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होता है, मतलब इक्वेशनल डिवीजन होता है। नेक्स्ट, तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस हो सकता है, सिंगैमी हो सकती है, कॉन्जुगेशन हो सकता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सब चीजें होती है, मियोसिस, सिंगैमी एंड कॉन्जुगेशन। बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन अ ग्रेट डिटेल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ये सारी बातें जो है ये हम लोग मेडिकल एंट्रेंस के लिए, नीट के एग्जाम के लिए रखने वाले हैं। तब जाके मैं उसको यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। दैट इज सिंगैमी क्या है, कॉन्जुगेशन क्या है, मियोसिस। मियोसिस तो एक्सप्लेन हो गया, बट सिंगैमी एंड कॉन्जुगेशन के बारे में तुम लोगों को पता नहीं होगा, तो उसके बारे में हम लोग तभी एक्सप्लेन करेंगे। बडिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर प्रोडक्शन जो रहता है वो तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है।
वो तुम्हारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिस्से हैं, जिसमें से हम लोग बडिंग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोग रीजनरेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोग तुम्हारा जेम्यूल फॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं तुम्हारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैटेगरी के अंडर। इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर। कौन सा? बडिंग, ठीक है, रीजनरेशन एंड जेम्यूल फॉर्मेशन। ये तीनों अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं और ये तीनों भी एक ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिस्से हैं। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 कैटेगरीज है, वन इज कॉल्ड एज बडिंग, वन इज कॉल्ड एज जेम्यूल फॉर्मेशन एंड वन इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। ये तीनों के तीनों कैटेगरीज हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तुम लोगों का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जेनेटिक वेरिएशन होता है। आई रिपीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन होता है। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या है? नो टू इंडिविजुअल्स विल लुक लाइक सेम, ठीक है, सिमिलर क्लोन्स नहीं बनेंगे तुम्हारे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लोन्स किस में बनने वाले हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बिकॉज जो भी इंडिविजुअल्स बनते हैं वो एकदम आइडेंटिकल दिखते हैं उनके पेरेंट्स की तरह और उनके भाई बहनों की तरह, उनके सिबलिंग्स की तरह, ठीक है। सो सिबलिंग्स मतलब उनके भाई बहन, सो उनकी तरह वो लोग सेम टू सेम दिखेंगे, उनके माँ बाप की तरह वो लोग सेम टू सेम दिखेंगे, उनके पेरेंट्स की तरह वो लोग सेम टू सेम दिखेंगे। इसलिए ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर आल्सो कॉल्ड एज क्लोन्स, CLONES। नेक्स्ट, जो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है? बच्चे बनना, ठीक है। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या है? बच्चे। सो जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे बनते हैं, ठीक है। मतलब 9 महीने का टाइम लगता है ह्यूमन बींग्स के ऑफस्प्रिंग को जन्म लेने के लिए। ह्यूमन बींग के बच्चे को जन्म लेने के लिए 9 महीने का टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली। कभी कभी प्री मैच्योर बेबीज भी बॉर्न होते हैं, बट 9 महीने हम लोग रफली कंसिडर करते हैं। विच मीन्स वॉट कि इतना ज्यादा टाइम लगता है ह्यूमन के बच्चे को फॉर्म होने के लिए। एलिफेंट्स के बच्चे के फॉर्म होने के लिए टाइम लगेगा, डॉग्स के बच्चे को फॉर्म होने के लिए टाइम लगेगा, कैट के बच्चे को फॉर्म होने के लिए टाइम लगेगा। मतलब जो जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनका बच्चा प्रोड्यूस होने में टाइम जरूर लगेगा। नेक्स्ट, जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें जो क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बनाने का जो प्रोसेस है वो ज्यादा फास्टर है। तुम्हारा एस्चेरिस्टिया कोली, दैट इज ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया तुम्हारा 20 मिनट में डबल होने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। डबल होने की कैपेसिटी रखता है, 20 मिनट में डबल, 20 मिनट में डबल, 20 मिनट में डबल। ये कॉन्स्टेंटली 20 मिनट्स में क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। मतलब यू कैन सी हाउ मच फास्टर इज द रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है। कितना फास्टली ये रिप्रोडक्शन कर सकता है और उसके बच्चे को पैदा कर सकता है। बट ह्यूमंस के केस में या फिर एनिमल्स के केस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो वैसा नहीं होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एन एग्जाम्पल अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मैंने एस्चेरिस्टिया कोली का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो फास्टर रिप्रोडक्शन करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को गैमेट्स फॉर्मेशन के साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी जरूरत पड़ती है। बिकॉज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है बच्चे लोग, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही तुम्हारे गैमेट्स को एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर करने के लिए मदद करते हैं। Gupta siblings is asking me, why sir reproduction faster in sexual reproduction? Why sir reproduction is slower in sexual reproduction? ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन स्लोअर क्यों है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस बच्चे लोग ज्यादा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज लेस कॉम्प्लिकेशन। एंड दैट्स व्हाई ये कॉम्प्लिकेशन, मतलब जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रहेगा उतनी कॉम्प्लेक्स उसकी प्रोसेस रहेगी। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा हाईली इवॉल्व ऑर्गेनिज्म रहेगा उतना ज्यादा हाईली इवॉल्व उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगी और उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स उसकी एक्टिविटी रहेगी। तो ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को अचीव करने के लिए टाइम तो लगेगा ही, यस और नो? कॉम्प्लेक्स चीजों को अचीव करने के लिए टाइम तो लगेगा ही। हमारी ह्यूमन बॉडी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, उस हर एक पार्ट्स को, हर एक ऑर्गन को बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, उतना टाइम तो हमको देना ही पड़ेगा, यस और नो? सो कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ टाइम भी लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को टाइम लगता है होने में, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे बन रहे हैं उनको टाइम लगता है बनने में, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फटाफट बच्चे बनते जाते हैं। इसी के साथ में लास्ट पार्ट में बता रहा था कि जो गैमीट्स है उसको ट्रांसफर करने के लिए एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जरूरत होती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जरूरत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पीनस एंड वजाइना, पीनस इन केस ऑफ मेल एंड वजाइना इन केस ऑफ फीमेल। एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तुम्हारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई जरूरत नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो अपने आप होते रहता है बिकॉज एक ही पेरेंट पे रहता है। लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि रिप्रोडक्शन
जो तुम्हारा सेक्सुअल वाला है उसमें बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनते हैं, बहुत कम ऑफस्प्रिंग्स बनाए जाते हैं, बहुत कम ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत फटाफट फटाफट भी डिवाइड हो रहा है और साथ ही साथ में बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं। ये अगर सबको डिस्टिंग्विश बिटवीन एकदम क्लियरली समझ में आया है तो ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। Everyone, I need 32 hearts in the chat box because we are 32 of us. ठीक है, जिस किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है फटाफट फटाफट अपने चैट बॉक्स में जाइए, हार्ट ड्रॉप कीजिए, so that I know that you have understood each and every sentence, each and every word which I am trying to explain it in a very dedicated manner. Great, great. Piyush is asking me, sir, whose lifespan is greater? किस किस बारे में बात कर रहे हो? लाइफ स्पैन एज इन किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो आप? Whose lifespan is greater? Means sir, after getting born, how many years the मैंने कोई offspring? लाइफ स्पैन का डिस्कशन नहीं किया, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। Whose lifespan is greater का मतलब किसकी उम्र ज्यादा होती है, कौन से Yes एनिमल की, कौन sir. से प्लांट की, ऐसे बात कर रहे हो? Yes sir. आई बिलीव दैट इज योर क्वेश्चन। यस, Yes sir. कौन से ऑर्गेनिज्म की क्या बोलते हैं लाइफ स्पैन ज्यादा है, ऐसे आप डिस्कस करना चाहते हो कंपैरेटिवली? Okay, I believe we can take this question later. We'll move on to the next topic, that is asexual reproduction का सबसे पहला सब टॉपिक है, that is called as budding in hydra. As you all can see in this beautiful slide कि कैसा तुम्हारा हाइड्रा asexual reproduction कर रहा है, कैसे तुम्हारा हाइड्रा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी यही बताया था कि हाइड्रा जो है वो असेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करते रहता है। इट इज अ जनरल वे ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। जनरली तुम्हारा हाइड्रा क्या करता है, असेक्सुअल मेथड को फॉलो करता है और अनफेवरेबल कंडीशंस पे, अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब क्या, हाइड्रा के आजू बाजू के पानी का टेम्परेचर बढ़ गया है मान के चलो, उसको खाने के लिए अच्छी खासी चीजें नहीं मिल रही है मान के चलो, ठीक है, वहां का पीएच बढ़ गया है, ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान हाइड्रा क्या करेगा, हाइड्रा करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट हमको बडिंग इन हाइड्रा पढ़ना है, मतलब हमको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, हाइड्रा के बारे में पढ़ना है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, as you all can see in the GIF down here कि कैसे तुम्हारा हाइड्रा जो है वो कॉन्स्टेंटली एक छोटा सा बर्ड उसके बाहर, बॉडी के बाहर एक ग्रो कर रहा है, जिसको हम लोग एक्सोजिनस बर्ड भी बोलेंगे। एक्सोजिनस का मतलब होता है बॉडी के बाहर ग्रो होने वाला बर्ड। ये बर्ड धीरे 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 तुम्हारे हाइड्रा के बॉडी के ऊपर ग्रो करेगा और बिल्कुल ही पेरेंट हाइड्रा की तरह दिखेगा। जब तक वो अपनी केपेबल नहीं हो जाता है तब तक तुम्हारा पेरेंट हाइड्रा उसकी देखभाल करते रहेगा, उसको खाना पीने देने का काम करेगा, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करेगा, उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। सारे की सारी चीजें तुम्हारा पेरेंट हाइड्रा जो है वो उस छोटे से बर्ड की देखभाल करने के लिए करता रहेगा। जैसे ही तुम्हारा हाइड्रा एकदम से ही तुम्हारा जो बर्ड है वो तुम्हारे हाइड्रा की तरह, पेरेंट हाइड्रा की तरह फुल्ली ग्रोन हो गया, तो वो क्या कर लेगा, अपने आप को डिटैच कर लेगा और वो अलग से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। इज दैट क्लियर? Aditya saying, I can't hear you. Can you all hear me very loudly and very clearly? Yes, absolutely. There is no problem with my voice. No lagging, no technical glitch from my end. Fine. जिसको भी प्रॉब्लम है प्लीज अपना वाईफाई चेक कर लो, प्लीज अपना नेटवर्क एरिया चेक कर लो और अकॉर्डिंगली अपने वॉल्यूम को भी बढ़ा लो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज जेम्यूल फॉर्मेशन। मैंने जेम्यूल फॉर्मेशन का जो बात की थी वो किस में बात की थी, मैंने जेम्यूल फॉर्मेशन की बात की थी फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस के अंदर। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो है, ये स्पॉन्ज, ये जो एनिमल है ये बिलोंग करता है फाइलम पॉरीफेरा को। पॉरीफेरा का मतलब होता है द ऑर्गेनिजम्स व्हिच बेयर स्पोर ऑन देयर बॉडी।
द ऑर्गेनिजम्स विच बेयर पोर, छोटे छोटे ओपनिंग्स रहते हैं, उनको बोलते हैं पॉरीफेरेंस। सो जो फ्रेश वाटर पॉरीफेरेंस रहते हैं, इनमें जेम्यूल फॉर्मेशन होता है जनरली। कोई कोई तुम्हारे मरीन वाटर स्पॉन्जेस के अंदर भी, मरीन वाटर पॉरीफेरेंस के अंदर भी जेम्यूल फॉर्मेशन देखा गया है, बट इन जनरल सिचुएशन, इन जनरल केसेस, जेम्यूल फॉर्मेशन का अगर क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन में लिखा रहेगा कि फ्रेश वाटर है या मरीन वाटर है, तो बिना ज्यादा सोचे समझे आंख बंद करके एक ही जगह पर टिक करना है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के अंदर ही, फ्रेश वाटर पॉरीफेरन के अंदर ही तुम्हारा जेम्यूल फॉर्मेशन होता है। अब ये जेम्यूल फॉर्मेशन कब होगा? जेम्यूल फॉर्मेशन तब होगा जब तुम्हारे स्पॉन्ज को अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस को क्या करना है, ओवरकम करना है, तब जाके ये जेम्यूल फॉर्मेशन हो सकता है। मतलब जेम्यूल फॉर्मेशन कब होगा? अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के दौरान होगा। अब जेम्यूल फॉर्मेशन में एग्जैक्टली क्या होता है, कुछ सेल्स रहते हैं जिसका नाम है आर्कियोसाइट्स, ठीक है। जेम्यूल बनेगा और जेम्यूल के बीच में कुछ सेल्स रहेंगे जिसका नाम है आर्कियोसाइट्स, और ये आर्कियोसाइट्स जो रहते हैं वो टोटीपोटेंट सेल्स रहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टोटीपोटेंट सेल्स? टोटीपोटेंट सेल्स का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो तुम्हारा पूरा का पूरा स्पॉन्ज की बॉडी को बनाने का काम कर सकता है। मतलब जितने भी तुमको यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर के बीच में सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लाइट ब्लू कलर के जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे सेल्स में ऐसी कैपेसिटी है कि वो लोग अपना अपना स्पॉन्ज की पूरी बॉडी तैयार कर सके। मतलब इतनी कैपेसिटी है उनके अंदर, टोटीपोटेंट सेल्स है वो लोग, ठीक है। टोटी का मतलब होता है टोटल एंड पोटेंसी का मतलब होता है पोटेंशियल। द सेल इज हैविंग एन एंटायर पोटेंशियल टू गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये उसके पास में कैपेसिटी होती है टोटीपोटेंट सेल्स के अंदर। दैट्स व्हाई ये आर्कियोसाइट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो इन आर्कियोसाइट्स को बचाने के लिए हमारे पास में अमीबोसाइट्स नाम के सेल्स रहते हैं। अब आर्कियोसाइट्स कहां पे बच्चों लोग? बीच में है। अमीबोसाइट्स कहां पे बच्चों लोग? पेरीफेरी में, सराउंडिंग में है। ये पेरीफेरी दिख रही है तुम लोगों को? इस सराउंडिंग में तुम्हारे अमीबोसाइट्स हैं। ये अमीबोसाइट्स क्या करेंगे? कॉन्स्टेंटली एक थिक रेजिस्टेंट टफ लेयर ग्रो करेंगे, ठीक है। एक कॉन्स्टेंटली थिक रेजिस्टेंट टफ लेयर को ग्रो करेंगे, जिसका जो क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। किसका प्रोटेक्शन करेगा? आर्कियोसाइट्स का प्रोटेक्शन करेगा। क्यों? बिकॉज आर्कियोसाइट्स टोटीपोटेंट सेल्स है, इंपॉर्टेंट सेल्स है तुम्हारे स्पॉन्ज के, जेम्यूल फॉर्मेशन में जेम्यूल के इंपॉर्टेंट सेल्स है, इनको बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए अमीबोसाइट्स में जो टफ लेयर बनाया है वो उसका प्रोटेक्शन करने वाला है। वंस द एंटायर जेम्यूल फॉर्मेशन इज डन, जेम्यूल पूरी तरीके से फॉर्म हो गया है, उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स ग्रो करेंगे जिसका नाम है मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स। मोनोएक्सॉन का मतलब होता है ऐसे एक्सॉन वाले स्पिक्यूल्स, ऐसे वाले स्पिक्यूल्स, ठीक है, जिसके पास में ब्रांचिंग पैटर्न नहीं है। एक ही ऐसे तुम लोगों को छोटे छोटे कांटे दिखाई देंगे, इसमें कोई ब्रांचिंग दिखाई नहीं देगी, इसलिए इसको मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल बोलते हैं। बायएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स भी होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये जो मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स हैं, ये मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स क्या करेंगे? प्रिडेशन से उस पूरे जेम्यूल को बचाएंगे। प्रिडेशन का मतलब क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म आके उस जेम्यूल को खा नहीं सकता है, बिकॉज उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे हैं, ठीक है। सो कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको आके खा नहीं सकता है। वंस द एंटायर जेम्यूल इज फॉर्म्ड और वापस से तुम्हारी फेवरेबल कंडीशंस वापस आ चुकी हैं, मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस में जेम्यूल बना था, बट अभी क्या हो गया? फेवरेबल कंडीशंस वापस आ गई हैं, अच्छे खासे दिन बाजू में आ गए हैं, मतलब आजू बाजू में जो टेम्परेचर है वो एम्बियंट है, जितना जितना चाहिए उतना ही है पॉरीफेरन को ग्रो करने के लिए, या फिर पीएच जितना चाहिए उतना ही है, सब कुछ अच्छी कंडीशंस आ गए हैं वापस से। तो क्या करेंगे? यहाँ पे तुम लोगों को माइक्रोपाइल करके ओपनिंग दिखाई दे रही है, इस माइक्रोपाइल में से धीरे धीरे करके ये आर्कियोसाइट्स बाहर निकलेंगे और अपना नया नया स्पॉन्ज बनाना स्टार्ट करेंगे। Is that clear? Have you all understood this Jamil formation in a one shot? Yes? It's very simple. Nothing is great in this. Very, very simple. जिसको समझ में आया, please type yes sir in the chat box so that I know and I can move ahead. New students, are you all understanding? Are you all trying to make sense out of it? सब कुछ समझ में आ रहा है नए बच्चों को भी? Yes? बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं मैं, बहुत ही धीरे धीरे, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर यू गाइस टू नो। एमसीक्यू में इसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ में ये बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले कैसे होता है रीजनरेशन इन प्लानेरिया। अब तुम लोग को जो सामने स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वो प्लानेरिया का दिखाई दे रहा है। ये ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? प्लानेरिया।
ये प्लानेरिया जो है इसके पास में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। रीजनरेशन का मतलब क्या है, पूरी की पूरी बॉडी वापस से रीग्रो कर सकती है अगर हम लोगों ने उसको काटा रहेगा तो। तुम लोगों ने यहाँ पे फोटोग्राफ में देखा रहेगा कितने टुकड़े किए मैंने प्लानेरिया के, और ये टुकड़े जो मैंने किए हैं ये मैंने एक स्कैल्पल या फिर एक नाइफ से मैंने कट 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 किए हुआ है, कट किया हुआ है प्लानेरिया को, और मैंने उसको क्या किया, छोटे 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 सेगमेंट्स में, टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया है। अब वो हर एक प्लानेरिया का छोटा टुकड़ा जो है वो आगे जाके ग्रो करेगा और एक नया प्लानेरिया बनाएगा। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कैसे डे 7 पे इसकी आंखें आ गई हैं। ट्रांसपेरेंट लेयर पे यहाँ पे 2 डॉट्स तुम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, कैसे यहाँ पे इस प्लानेरिया की आंखें आ गई हैं, कैसा वो ट्रांसपेरेंट एरिया ग्रो हो रहा है जो भी हम लोगों ने कट किया हुआ है। ये वाला हिस्सा मैंने कट किया हुआ था, वो वाला पीछे पीछे वाला हिस्सा भी मैंने कट किया हुआ था। तो पीछे वाले हिस्से की तरफ टेल आ जाएगी, आगे वाले हिस्से की तरफ हेड आ जाएगा। मतलब जो जो ट्रांसपेरेंट एरिया दिख रहा है वो रीग्रो हो गया बच्चों लोग, वो रीजनरेट हो गया है। सो ऐसी कैपेसिटी तुम्हारे प्लानेरिया के अंदर क्यों है? बिकॉज प्लानेरिया कैन डू समथिंग कॉल्ड एज रीजनरेशन, एंड प्लानेरिया के हर एक बॉडी के सेल्स जो रहते हैं वो टोटीपोटेंट सेल्स रहते हैं। वो कैसे सेल्स रहते हैं? टोटीपोटेंट सेल्स रहते हैं। इट्स एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि प्लानेरिया के जितने भी सेल्स हैं उसमें ज्यादातर सेल्स जो रहते हैं वो टोटीपोटेंट सेल्स रहते हैं। टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है? वो पूरे के पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के कोई भी हिस्से को ग्रो कर सकते हैं, या पूरे के पूरे बॉडी को वो ग्रो कर सकते हैं, ऐसे उनमें कैपेसिटी होती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? रीजनरेशन इन प्लानेरिया, वन शॉट डन, डन डना डन, समझ में आया? Okay, so there is no doubt to anyone. We'll move on to the next topic. That is, हम लोग डिस्कशन आज करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में जो पहला चीज तुम लोग को पता होना चाहिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चे लोग, ठीक है, उसको हम लोग एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं। आई रिपीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं। अब व्हाट इज एम्फीमिक्सिस, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक है, बट इससे पहले ये याद रखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग एम्फीमिक्सिस करके भी नाम देते हैं ना। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? गैमेट बनाना। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अचीव करना है तो गैमीट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गैमेट का मतलब होता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दैट इज स्पर्म एंड ओवम इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। In case of human beings, it is male gamete is called as sperm, and in case of human beings, the female gamete is called as ovum. So ये sperm और ovum तो बन गया है। अब ये sperm और ovum किस प्रोसेस से बन रहा है बच्चों लोग? मियोसिस नाम के प्रोसेस से बन रहा है। मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिविजन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो रहते हैं ये दो फेजेस में डिवाइड किए रहते हैं। One is called as juvenile phase and the other one is called as reproductive phase. So juvenile phase और reproductive phase में क्या डिफरेंस है? तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये टैडपोल है। ये टैडपोल तुम्हारे फ्रॉक का छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा है। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है बिकॉज ये जुवेनाइल फेज में है। व्हाट डू मीन बाय जुवेनाइल फेज? जुवेनाइल फेज का मतलब होता है ऐसा फेज जिसमें रिप्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ बॉडी फिजिकली ग्रो करेगी। इस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे? जुवेनाइल फेज। जब मैं कहता हूं रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब होता है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज का मतलब होता है कि अभी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और उनके बच्चे को पैदा कर सकते हैं। So one is called as juvenile phase, one is called as reproductive phase. Juvenile phase में सिर्फ physical growth होता है, reproductive phase में growth और activity होती है तुम्हारे sex organs की। Is that clear? Yes, everyone. Are you all understanding this? ठीक है, आगे बढ़े। Yes, हर्षिता, पीयूष, श्रुति, शुभम, गुप्ता siblings, Anand, Bhushan. Let's move ahead. Fine. Moving on to the next part. That is, we're going to talk about something called as, हम लोग आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये स्लाइड बताई थी, तब मैंने बताया था कि ह्यूमंस जो रहते हैं वो विविपैरस रहते हैं। विविपैरस का मतलब होता है कि ह्यूमंस जो है वो डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। वो ऐसा नहीं बोलते कि आज हम अंडा देंगे, कल जाके वो अंडे में से छोटा सा नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा निकलेगा। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बेबी को डायरेक्टली डिलीवर किया जाता है फ्रॉम द मदर्स बॉडी।
सो दैट इज कॉल्ड एज विविपैरस नेचर, मतलब डायरेक्टली अगर बेबी बाहर आता रहेगा ह्यूमन की वजाइना में से, दैट इज कॉल्ड एज विविपैरस इन नेचर। ठीक है, विविपैरिटी का मतलब होता है डायरेक्टली यंग वंस को ले करना है, अंडे वंडे नहीं देना है, एग ले नहीं करना है। एग अगर ले करेंगे तो उसको हम लोग ओविपैरस बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू चिकन्स, स्पैरोज, क्रोज, ये सारे क्या करेंगे, स्नेक्स, ये सारे क्या करेंगे, इस हम ये लोग अंडे देंगे, ओविपैरस रहते हैं, ये लोग अंडे देंगे और अंडे में से इनका बच्चा निकलेगा। नेक्स्ट वी कम टू समथिंग कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है, ह्यूमंस में मेल अलग होते हैं, फीमेल्स अलग रहते हैं। ह्यूमंस में मेल फीमेल एक ही बॉडी के अंदर नहीं रहता है। ठीक है, मतलब मेल पार्ट जो वो मेल बॉडी में रहेंगे और फीमेल पार्ट जो फीमेल बॉडी में रहेंगे, दोनों भी एक ही बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए इसको यूनिसेक्सुअलिटी बोलते हैं, या फिर प्लांट्स के केस में इसको डायोइशियस नेचर बोलते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द समथिंग कॉल्ड एज स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। व्हेन आई से गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो का मतलब क्या है, गैमेट, जेनेसिस का मतलब क्या है, प्रोडक्शन। आई रिपीट, गैमेटो का मतलब क्या है, गैमेट, जेनेसिस का मतलब क्या है, प्रोडक्शन। जब गैमीट्स बनेंगे हम लोग उसको गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे, हम लोग उसको गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। कौन से गैमीट्स रहते हैं बच्चों लोग ह्यूमंस के केस में, मेल गैमेट इज कॉल्ड एज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज ओवम। ओवम को दूसरा नाम है एग। इज दैट क्लियर? सो गैमेटोजेनेसिस में क्या होने वाला है, मेल या फीमेल गैमेट्स जो है वो मेल और फीमेल बॉडी के अंदर बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे। इस प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। वंस गैमेटोजेनेसिस इज अचीव्ड, दैट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, एक मिनट बच्चे लोग। Yes, everyone. Can you all hear me and see the screen properly? Yes, everyone. Can you all hear me and see the screen properly? There is no problem from my end. Fine. चलिए, हम गैमेटोजेनेसिस का डिस्कशन कर रहे थे। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है बच्चों लोग, गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जब तुम्हारे गैमीट्स बनेंगे, मेल बॉडी के अंदर मेल गैमीट्स बनेंगे, फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे मेल गैमेट इज कॉल्ड एज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज ओवम। जब तुम्हारे मेल के बॉडी में स्पर्म बनेगा, फीमेल के बॉडी में ओवम बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, सो गैमेटोजेनेसिस के बाद जो सेकंड स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। When I say insemination, insemination का मतलब क्या होता है कि जब स्पर्म तुम्हारे फीमेल के बॉडी में डिलीवर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। आई रिपीट, इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, जब स्पर्म तुम्हारे फीमेल बॉडी के अंदर डिलीवर किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। ठीक है, ये सबको समझ में आया? इंसेमिनेशन, गैमेटोजेनेसिस एकदम से क्लियर है सबको? यस चुनमुन्नू गैंगस्टर्स, सबको क्लियर है? मैंने दो चीजें यहाँ पे समझाई। फर्स्ट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस, एक बार गैमेट्स बनाने हैं, दैट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स बन जाएंगे तो उसको ट्रांसफर करना जरूरी है, मेल गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, उसको ट्रांसफर करना जरूरी है फीमेल बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। वंस इंसेमिनेशन इज अचीव्ड, एक बार इंसेमिनेशन हो गया, मेल गैमेट जो फीमेल गैमेट के अंदर ट्रांसफर हो गया, अब क्या होने वाला है, मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे।
ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट में फ्यूज हो जाएगा। इस फ्यूजन को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाउ यू माइट बी वंडरिंग व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल का मतलब होता है बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना। ठीक है, बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल सच प्रोसेस एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। द फोर्थ स्टेप व्हिच यू कैन सी ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट फॉर्मेशन। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए, तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है जाइगोट। जाइगोट इज अ यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर। आई एम रिपीटिंग अगेन, पीपल मेक मिस्टेक, पीपल कमिट मिस्टेक ओवर हियर। जाइगोट इज अ यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर। मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम जब फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा फीमेल का ओवम स्पर्म के जरिए, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जो रिजल्ट प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। इट इज वन सेल्ड, ठीक है, यूनिसेल्युलर होता है। यहां तक सबको समझ में आया? everyone, each one of your understanding? चलिए, द नेक्स्ट स्टेप विच यू शुड नो, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। व्हेन आई से एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। मतलब जाइगोट तो बन गया, जाइगोट तो बन गया, अभी जाइगोट बनने तक हम लोग को रुकना नहीं है ना, बिकॉज जाइगोट इज वन सेल, जाइगोट इज वन सेल। बट आर वी मेड अप ऑफ वन सेल? ठीक है, हम लोग एक सेल से बने हैं क्या? नहीं, हमारे बॉडी के अंदर अनगिनत सेल्स हैं। लिवर का सेल, ब्रेन का सेल, किडनी का सेल, फैट सेल्स, ये सेल, वो सेल, बहुत सारे सेल्स हैं। तो इन सेल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको जाइगोट में डिविजन्स करने पड़ेंगे। जाइगोट जब डिवाइड होगा तो डिवाइड एंड रीडिवाइड, डिवाइड एंड रीडिवाइड, जब कंटिन्यूअसली इसमें सेल्स डिवाइड और रीडिवाइड होकर बनेंगे तो हम लोग उसको एम्ब्रियो बोलेंगे। एम्ब्रियो का मतलब क्या है? जो एकदम छोटा सा मिनिएचर स्ट्रक्चर होता है, मिनिएचर स्ट्रक्चर, जिसमें बेबी के छोटे छोटे आंख, छोटे छोटे उंगलियां, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर ऐसे जब होंगे, हम लोग उसको बोलेंगे एम्ब्रियो। ठीक है, ये अच्छे खासे फंक्शनल नहीं होगा, ये धीरे धीरे एम्ब्रियो फंक्शनल होता जाएगा। ठीक है, एम्ब्रियो पहले पहले फंक्शन नहीं करता है, एम्ब्रियो पहले फॉर्म होगा, और फॉर्म होने के बाद में उसके जो सारे ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे फंक्शन करना स्टार्ट करेंगे। सो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस। इज दैट क्लियर? ऑर्गन फॉर्म होना मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस। इज दैट क्लियर? ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं तुम्हारे एम्ब्रियो के अंदर, धीरे धीरे छोटे 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 मिनिएचर ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं, उसको हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? The next thing which you should know is the sixth step. सिक्स्थ स्टेप क्या बोली गई है? जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब क्या होता है? जेस्टेशन को हम लोग बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? जेस्टेशन बोलते हैं, बट इसको आम भाषा में क्या बोला जाता है? प्रेगनेंसी। ठीक है, जब मैं बोलता हूं कि द लेडी इज प्रेग्नेंट, विच मीन्स व्हाट, द बेबी इज इनसाइड द यूटरस ऑफ दैट मदर। ठीक है, उसके मदर के यूटरस के अंदर बेबी है, इसलिए उसको प्रेगनेंसी पीरियड बोलते हैं या फिर जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट कब से होता है? जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन के साथ में ही। जब तुम्हारा स्पर्म तुम्हारे ओवम को जाके, फीमेल के ओवम को जाके फर्टिलाइज कर देगा, फ्यूज हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, उस समय से लेके जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा जेस्टेशन पीरियड चलेगा या प्रेगनेंसी पीरियड चलेगा। ये एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि जेस्टेशन पीरियड कब से लेके कब तक होता है? जेस्टेशन पीरियड कब से स्टार्ट होता है? जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा तब से, जब, और वो कब तक रहेगा? जब तक बेबी फॉर्म नहीं होगा तब तक। इज दैट क्लियर एवरीवन? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? चुन्नू मुन्नू समझ में आ रहा है? दिमाग के ऊपर से जा रहा है? बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं मैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, जेस्टेशन, इधर तक सबको समझा? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी जल्दी। जेस्टेशन एक बार रिपीट करूंगा, पर पहले ड्रॉप अ हार्ट इफ यू हैव अंडरस्टूड टिल एम्ब्रियोजेनेसिस, एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं जेस्टेशन के साथ में। जेस्टेशन का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? आम भाषा में जेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी।
ठीक है। आम भाषा में जेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होगा और जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट बनने से लेकर बेबी डिलीवर होने तक का जो समय है, जो टाइम स्पैन है, जो पीरियड है, उसको हम लोग प्रेगनेंसी बोलेंगे या जेस्टेशन बोलेंगे। कब से स्टार्ट होगा ये? जब तुम्हारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तब से लेके जाइगोट फॉर्मेशन से लेके तुम्हारे लास्ट तक जब बेबी डिलीवर हो जाता है, तब तक ये तुम्हारी प्रेगनेंसी चलेगी या जेस्टेशन पीरियड चलेगा। आप सबको समझ में आया जेस्टेशन के बारे में? किसी को कुछ भी डाउट है? नो डाउट अबाउट जेस्टेशन और यू डू यू हैव एनी डाउट्स? Perfectly fine. Okay, the next step, the next and the last and the most important step, last and the most important step is called as parturition. ठीक है, एक बार बेबी बन गया, ठीक है, एक बार बेबी बन गया, बॉडी में अच्छा खासा बेबी बन गया है, 9 महीने हो गए हैं और 9 महीने के बाद में वो डिलीवर होना चाहता है, वो बाहर निकलना चाहता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन बोलेंगे। ठीक है, डिलीवरी ऑफ द बेबी इज रेफर्ड टू एज पार्चुरेशन। प्लीज राइट इट डाउन। डिलीवरी ऑफ द बेबी इज रेफर्ड टू एज पार्चुरेशन। बायोलॉजी में जेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी, बायोलॉजी में पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। वो मेल चाइल्ड रहे, फीमेल चाइल्ड रहे, हम लोग उसको एक ही कॉमन टर्म यूज करें, दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। इज दैट क्लियर? डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। सो ये टोटल 7 स्टेप प्रोसेस है पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स। हम लोग हर एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, इंसेमिनेशन कैसे होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, जेस्टेशन, पार्चुरेशन, ये सारे के सारे प्रोसेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस जरूर करने वाले हैं। बट मैंने क्या दिया है? एक ओवरव्यू दे दिया है, एक आउटलाइन दे दिया है, जिससे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। Is that clear, everyone? एक और एक इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को मैं बताना रह गया है, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो हमने किंगडम एनिमेलिया में रट रट के पढ़ा था, बहुत अच्छे से किंगडम एनिमेलिया में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि क्या हम लोग एक कौवा और एक कौवी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाहर से देखकर? एक क्रो बैठा हुआ है ब्रांच के ऊपर और उसके बाद में दूसरा क्रो बैठा हुआ है, तो हमको कैसे पता चलेगा इसमें से कौन सी मेल है और कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है? हमको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, बिकॉज देयर इज नो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, बट अगर हम लोग किसी जंगल में जाएंगे और हम लोगों को वहां पे मेल पिकॉक और फीमेल पिकॉक दिखेगी, तो क्या हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ये मेल पिकॉक है, हाँ ये फीमेल पिकॉक है? यस, डेफिनेटली वी कैन टेल अबाउट इट, बिकॉज मेल और फीमेल पिकॉक में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। मेल पिकॉक के पास में एक बड़ी सी पूंछ रहती है जो फीमेल पिकॉक के पास में नहीं होती है। मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नली हम लोग किसी भी एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखकर कि हाँ ये मेल है, ये फीमेल है। लास्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ तुम लोगों को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? मतलब तुम लोगों ने देखा रहेगा जो मेल्स रहते हैं उनमें बियर्ड आती है, मुस्टैच आती है, बट फीमेल्स के केस में नहीं आती है। हैव यू सीन, हैव यू ऑब्जर्व दिस? Males have beard and mustache, but the females doesn't have a beard and a mustache. Why? Because male have a hormone called as testosterone. The female doesn't have this hormone called as testosterone. Testosterone नाम का जो हार्मोन है वो मेल के टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस ये एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर तुम्हारा क्या बनता है? मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन बनता है, दैट इज कॉल्ड एज मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन नहीं, सॉरी, एक हार्मोन बनता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स हार्मोन। और ये सेक्स हार्मोन की वजह से मेल को दाढ़ी और मूंछ आती है। I'll repeat it one more time very slowly, listen to me very carefully। मैं क्या बोल रहा था कि मेल को बियर्ड एंड मुस्टैच आता है, क्यों? बिकॉज मेल के टेस्टिस में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। अब ये जो टेस्टोस्टेरॉन बन रहा है उसके वजह से मेल के ऊपर बॉडी हेयर आता है या फिर मेल के ऊपर बियर्ड और मुस्टैच आते हैं। फीमेल्स के पास में टेस्टिस ही नहीं होते हैं, तो टेस्टिस ना होने की वजह से उसमें टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन नहीं बनेगा। सो अगर नहीं बनेगा हार्मोन तो नहीं दिखेंगे दाढ़ी और मूंछ। इज दैट क्लियर?
फीमेल के पास में फीमेल लाइक हॉर्मोन्स नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन रहेगा फीमेल्स के पास में, ईस्ट्रोजन रहेगा जो फीमेल लाइक बॉडी कैरेक्टर्स को डेवलप करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल की आवाज जो रहती है वो हाई पिच रहती है, मेल्स की आवाज जो रहती है वो भारी रहती है, मेल्स का शोल्डर जो रहता है वो ब्रॉड रहता है, फीमेल्स को ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फीमेल्स की हिप हिप जो रीजन रहता है, जो हम लोगों का पेल्विक रीजन रहता है मेल्स का, वो बहुत पतला होता है, फीमेल्स का हिप रीजन पेल्विक रीजन बहुत मोटा रहता है, बड़ा सा रहता है, वाइडर रहता है। ये रीजन क्यों है? जस्ट बिकॉज उनमें वैसे वैसे हॉर्मोन्स बनते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये तुम्हारे क्या रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, ये किस वजह से है तुम्हारी बॉडी में, ताकि तुम्हारी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही समझ में आता है द मेल्स आर गेटिंग मैच्योर एंड द फीमेल्स आर गेटिंग मैच्योर। बाहर से हम लोग देख के बता सकते हैं कि ओके ही इज इन द प्यूबर्टल स्टेज, द फीमेल इज इन द प्यूबर्टल स्टेज, द मेल इज इन द प्यूबर्टल स्टेज। ये कैसे समझ में आएगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? प्यूबर्टी का मतलब होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी। प्यूबर्टी, PUBERTY, प्यूबर्टी का मतलब होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये गर्ल्स के केस में जल्दी आता है, बॉयज के केस में थोड़ा सा लेट आता है। बॉयज लेट मैच्योर होते हैं, गर्ल्स जल्दी मैच्योर होते हैं, ठीक है। 10 to 11 ईयर्स, 10 to 12 रफली ईयर्स ऑफ एज जो रहता है वो गर्ल्स की सेक्सुअल मैच्योरिटी की रहता है। इस बीच में जो गर्ल्स मैच्योर हो जाते हैं, और बॉयज का जो प्यूबर्टल एज है दैट इज 13 to 14.5 या 15 तक भी कभी कभी चला जाता है। सो बॉयज में लेट मैच्योरिटी है सेक्सुअल मैच्योरिटी, गर्ल्स में अर्ली मैच्योरिटी है। इज दैट क्लियर? चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Here you can see a very beautiful diagram of male reproductive system. I want everyone to take a screenshot of this diagram. I want everyone to take a screenshot of this diagram because it is a very beautiful diagram. It is also given in your textbook also. But तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक का जो डायग्राम है उसमें लेबलिंग्स दिए हुए नहीं है। सो लेबलिंग्स के लिए तुम लोग कहाँ से इस्तेमाल करोगे? तो ये डायग्राम में से इस्तेमाल करोगे, ठीक है। सो ये डायग्राम बहुत ही सिंपलिस्टिक डायग्राम है। आई हैव टेकन इट फ्रॉम द इंटरनेट। और ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये पुराने वाले 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक से मैंने लिया हुआ है। दोनों डायग्राम ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, बट तुम लोग के राइट साइड वाले जो डायग्राम है उसमें लेबलिंग्स ज्यादा है। So make sure that each and every labeling has been done in your diagram whenever you draw male reproductive system in human beings. Is that clear? सबको समझ में आया? जब हम लोग डायग्राम की बात करते हैं तो मेरे बच्चे सारे के सारे लेबल्स करेंगे। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, इरेक्टाइल टिश्यू, वास डिफरेंस, caput epididymis, testis, scrotum, corpus epididymis, cauda epididymis, gubernaculum, urinogenital aperture, glans, prepuce, ampulla, ये सारा का सारा लेबल तुम्हारे डायग्राम में होना चाहिए, ठीक है। हर एक पार्ट को हम डिटेल में जरूर डिस्कस करने वाले हैं, बट सबसे पहले इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो। जिसने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है प्लीज टाइप यो इन द चैट बॉक्स। गो एंड टाइप यो इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। कि क्या है ये डायग्राम, क्यों है ये डायग्राम, हमको ये पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ये जो तुम्हारे सामने जो डायग्राम है दैट इज कॉल्ड एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। हम लोगों ने इसका वेंट्रल व्यू लिया हुआ है। यू कैन क्लियरली सी देयर आर टू टेस्टिस, ठीक है। एक होता है लेफ्ट टेस्टिस, एक होता है राइट टेस्टिस। अब तुम कैसे डिफाइन करोगे लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है? मैंने तुम लोगों को लास्ट 11th स्टैंडर्ड में ही सिखाया था ये ट्रिक कि जो तुम्हारा राइट हैंड साइड रहेगा वो तुम्हारे डायग्राम का लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, और जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो तुम्हारे डायग्राम का राइट हैंड साइड रहेगा। मतलब ये वाली जो टेस्टिस है, ये वाली जो टेस्टिस है, this is called as your left testis and this one is called as your right testis. So left testis and right testis जब तुम लोग बना रहे हो तो तुम लोग ये देखो कि दोनों भी एक ही लेवल पे बना लो, या फिर थोड़ा लेफ्ट टेस्टिस जो है वो नीचे की तरफ बनाओ और राइट टेस्टिस थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाओ। इतना भी ज्यादा वेरिएशन नहीं है कि लेफ्ट बहुत ही नीचे बना है राइट बहुत ही ऊपर बना है, ऐसा नहीं होता है। हल्का सा लेफ्ट टेस्टिस जो है वो किसी किसी मेल्स में, किसी किसी पुरुष में थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है और राइट टेस्टिस थोड़ा सा ऊपर होता है। ये नॉर्मल केस है, और कभी कभार क्या हो जाता है दोनों के दोनों टेस्टिस इक्वल लेवल पे भी आ जाते हैं, इक्वल लेवल पे भी आ जाते हैं। अब तुम लोगों को ये सवाल रहेगा कि ये लेफ्ट टेस्टिस नीचे और राइट टेस्टिस ऊपर ऐसा करने की जरूरत क्या आन पड़ी?
ऐसा करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी बिकॉज ये टेस्टिस जो है ये दोनों टांगों के बीच में होते हैं, दो लेग्स के बीच में होते हैं, ठीक है। ये दोनों टेस्टिस दो टांगों के बीच में होते हैं। जब भी कभी हम लोग बैठेंगे उठेंगे तो ये स्क्वीज हो सकते हैं और टेस्टिस स्क्वीज होके दब के वो चकनाचूर हो सकते हैं। इट इज अ वेरी सॉफ्ट टिश्यू, दैट्स वाई ये स्क्वीज आउट ना हो जाए इसलिए लेफ्ट और राइट टेस्टिस के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है या फिर थोड़ा सा लेवल्स में डिफरेंस होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सी आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी ग्रेट डिटेल ऑफ दिस डायग्राम। ये तुम लोग को टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलेगा। मैं जो डिटेल्स देने वाला हूँ वो तुम लोग को टेक्स्ट बुक में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ना तुम्हारे एनसीईआरटी में भी तुम लोग को मिलने वाला है। ये मेरे खुद का पढ़ा हुआ रेफरेंसेस हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंस बुक से मैंने चीजें पढ़ी हुई हैं और तुम लोगों तक मैं वो सारी चीजें पहुंचा रहा हूँ। इसका रीजन क्या है? बिकॉज तुम लोगों के नीट एग्जाम में, मेडिकल एंट्रेंस में किसमें से कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा आई डोंट नो। आई एम नॉट गारंटिंग इट कि इसमें से पूछा जाएगा उसमें से पूछा जाएगा, बट विल मेक श्योर कि सारे के सारे टॉपिक्स को, सारे के सारे पॉइंट्स को मैं कवर कर सकूं मेरे लेक्चर में, मेरे बच्चे कहीं पे भी इसमें मार ना खाए। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो सबसे पहली बात, टेस्टिस क्या है? टेस्टिस ये तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? व्हेन आई से प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है बायोलॉजी में? इंपॉर्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन है, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन है जो तुम्हारे मेल्स के बॉडी में जो तुम्हारे मेल्स के बॉडी में होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन है जो तुम्हारे मेल्स के बॉडी में होता है। ये क्या करता है बच्चों लोग? टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। क्या बनते हैं? टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स की फैक्ट्री है तुम्हारा टेस्टिस। इज दैट क्लियर? दोनों टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं और साथ ही साथ में एक मेल हार्मोन भी बनता है। मेल हार्मोन को हम लोग एंड्रोजेंस बोलते हैं। एंड्रोजेंस की बहुत सारी कैटेगरीज होती है जिसमें टेस्टोस्टेरॉन जो है वो भी एक एंड्रोजेनिक हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन क्या है? एक एंड्रोजेनिक हार्मोन है। मेल के हार्मोन्स को हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं और उसमें से टेस्टोस्टेरॉन जो है ये तुम्हारे मेल लाइक हार्मोन, मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स देने के काम आता है। मतलब पुरुषों में जो दाढ़ी आती है, मूंछ आती है, पुरुषों की आवाज जो भारी हो जाती है, ठीक है, मेल्स की आवाज जो भारी हो जाती है, इसके पीछे का रीजन क्या है? चेस्ट उनका ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। ये सारी रीजंस क्या हो, क्यों, किस वजह से है? जस्ट बिकॉज उनके अंदर मेल लाइक हार्मोन बना हुआ, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरॉन, जो उनको मेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दे रहा है। सो टेस्टिस के अंदर दो चीजें बन रही हैं, वन इज कॉल्ड एज स्पर्म एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज एंड्रोजेनिक हार्मोन कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरॉन। ये सबके दिमाग में घुस गया? सबके दिमाग में ये घुस गया? चलिए, द नेक्स्ट थिंग विच यू शुड नो, दैट इज कॉल्ड एज द पाइप्स विच आर कमिंग आउट ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। दिस आर द पाइप्स विच आर कमिंग आउट ऑफ द टेस्टिस। मतलब क्या है? स्पर्म यहाँ पे बन रहा है, इस टेस्टिस के अंदर बन रहा है, बट ये टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा है बच्चे लोग, ये स्पर्म यहाँ पर रहकर चलेगा नहीं, इसको बाहर भी आना पड़ेगा, इसको बाहर भी आना पड़ेगा, फीमेल के बॉडी में भी जाना पड़ेगा, बिकॉज मेल के बॉडी में रहेगा तो वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मेल के बॉडी में रहेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। उसको बाहर आने के लिए यहाँ पे एक ट्यूब्स अवेलेबल है। इस ट्यूब्स का नाम क्या है? सबसे पहले यहाँ पे टेस्टिस के ऊपर एक सी शेप स्ट्रक्चर है, एक सी शेप कैप लाइक स्ट्रक्चर है। इस सी शेप कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है एक सी शेप कैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस, दिस इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। कैन यू ऑल सी हियर? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। दोनों टेस्टिस के ऊपर सी शेप कैप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये एपिडिडाइमिस में से स्पर्म जो है वो धीरे टेम्पररी स्टोर हो जाएंगे, कुछ देर के लिए टेम्पररी इसमें स्टोर हो सकते हैं स्पर्म्स, ठीक है। एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स टेम्पररी स्टोर हो सकते हैं, एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स टेम्पररी स्टोर हो सकते हैं। स्पर्म्स बनेंगे कहाँ पे? टेस्टिस के अंदर। टेम्पररी स्टोर कहाँ पे होंगे? एपिडिडाइमिस के अंदर। एपिडिडाइमिस से वो स्पर्म्स जाएंगे कहाँ पे? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एपिडिडाइमिस से जुड़ा हुआ है, ये वाली ट्यूब, ये वाली ट्यूब सबको दिख रहा है, ये वाली ट्यूब। Can you all see this tube which is going up, up, up and up? ठीक है। ये टेस्टिस में से जो एपिडिडाइमिस को लगकर जो ट्यूब निकल रही है, ये ऐसे ऊपर 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 जा रही है, दोनों टेस्टिस में से निकल रही है, ऐसे ऊपर ऊपर जा रही है और यहाँ तक जा रही है। देखो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है। सो ये ट्यूब जो तुमको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एज वासा डेफरेंशिया। क्या है? वासा डेफरेंशिया। आई रिपीट, टेस्टिस में से पहली ट्यूब जो बाहर निकली दैट इज कॉल्ड एज योर एपिडिडाइमिस,
एपिडिडाइमिस के बाहर जो ट्यूब आती है, एपिडिडाइमिस को लगकर जो ट्यूब निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज वासा डिफरेंशिया, दैट इज कॉल्ड एज वासा डिफरेंशिया। कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में वासा डिफरेंशिया को डक्टस डेफरेंस के नाम से भी जाना गया है। आई रिपीट, कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में, कुछ कुछ रेफरेंस बुक्स में वासा डिफरेंशिया को डक्टस डेफरेंस के नाम से भी जाना गया है। इज दैट क्लियर? जिसको जिसको यहां तक समझ में आया, ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स राइट हियर राइट नाउ। जिसको जिसको समझ में आ गया, ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स राइट हियर राइट नाउ। मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई, मैंने टेस्टिस बताया तुम लोगों को। टेस्टिस जो है वो तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसके अंदर मेल गैमेट बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म, and also called and also your hormones will be made inside them, that is called as male sex hormone, that is called as testosterone। इसको एंड्रोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। एंड्रो का मतलब होता है मेल, जेनिक का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। मेल जो हार्मोन्स बनाते हैं उसको हम लोग एंड्रोजेनिक हार्मोन बोलेंगे, और उस एंड्रोजेनिक हार्मोन की कैटेगरी में टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल लाइक कैरेक्टर देने में काम करेगा। टेस्टिस के बाहर एक ट्यूब लाइक सी शेप ट्यूब रहती है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस के ऊपर जाती हुई एक ट्यूब निकलेगी, दैट इज कॉल्ड एज वासा डिफरेंशिया। इस वासा डिफरेंशिया को हम लोग डक्टस डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। अब ये डक्टस डिफरेंस जो है वो आगे जाके एक छोटे से पतले से ट्यूब में जाके खुलेगी, दैट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। आई रिपीट, दैट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ पे ध्यान दो, दिस इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये ट्यूब तुम लोग को जो दिख रही है, जो तुम्हारे डक्टस डिफरेंस को जोड़ रही है तुम्हारे पीनस के साथ में, दैट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। कनेक्शंस को प्लीज समझो, बहुत कंफ्यूजन होगा अगर यहाँ पे नहीं समझोगे तो। मैंने कहा टेस्टिस है, टेस्टिस में से सी शेप ट्यूब निकल रही, दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस को लगकर एक ट्यूब निकलेगी, दैट इज कॉल्ड एज वासा डिफरेंशिया, या फिर वास डिफरेंस, या फिर डक्टस डिफरेंस। ये तीन तीन नाम है एक ही ट्यूब के। ठीक है, वासा डिफरेंशिया, डक्टस डिफरेंस एंड वास डिफरेंस, ये तीन नाम है एक ट्यूब के। ये वासा डिफरेंशिया के बाद में ये जुड़ने वाली है तुम्हारे यूरिनोजेनाइटल ट्यूब के साथ में। अब तुमको ऐसा सवाल पड़ा रहेगा कि सर इसको यूरिनोजेनाइटल ट्यूब क्यों बोला गया है? बिकॉज बच्चे लोग एक चीज ध्यान में रखो कि यूरिन जो है वो भी पीनस में से पास होता है, और स्पर्म्स जो है ये भी पीनस में से पास होते हैं। ये जो पीनस ऑर्गन है यहाँ पे, इस पीनस में से स्पर्म भी पास हो रहा है उस ट्यूब में से, और तुम्हारा यूरिन भी पास हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों चीजों के लिए एक कॉमन पैसेज है, कॉमन ट्यूब है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट या फिर यूरिनोजेनाइटल ट्यूब। इज दैट क्लियर? यूरिनो का मतलब होता है यूरिन पास करने वाली ट्यूब, जेनाइटल का मतलब होता है स्पर्म्स पास करने वाली ट्यूब। इज दैट क्लियर? सो दोनों ट्यूब एक ही है, दोनों पैसेज एक ही है। स्पर्म्स भी उसी पैसेज से पास होंगे और तुम्हारा यूरिन भी उसी पैसेज से पास होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल ट्यूब। ये सबके दिमाग में घुस गया है? ठीक है, समझ में आया सबको ये चीज? बहुत सिंपल से बताया मैंने कि स्पर्म और यूरिन के लिए अलग अलग पैसेज नहीं है हमारे पास में। मेल्स के पास में अलग अलग पैसेज नहीं है। फीमेल्स के केस में यूरिन को पास करने वाली अलग ट्यूब होती है, और तुम्हारा जो स्पर्म्स है या फिर बेबी है उसको पास करने के लिए अलग ओपनिंग रहती है, वजाइना जिसको बोलते हैं, अलग ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड एज वजाइना। एंड यूरेथ्रल ओरिफिस रहता है फीमेल्स के पास में, जिसमें से यूरिन पास होगा। ऐसे दो दो ओपनिंग्स रहते हैं तुम्हारे फीमेल्स के अंदर, इसीलिए वहां पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। बट यहाँ पे अलग अलग नाम देने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज एक ही ट्यूब में से स्पर्म्स भी पास होता है और यूरिन भी पास होता है। अब तुम मुझे ये सवाल पूछोगे कि सर दोनों भी चीजें साथ में पास हो सकती है क्या? नहीं बच्चे लोग, दोनों भी चीजें साथ में पास नहीं हो सकती है। एक तो स्पर्म पास होगा या तो तुम्हारा यूरिन पास होगा। ऐसी अरेंजमेंट तुम्हारी बॉडी के अंदर कर दी गई है कि स्पर्म के टाइम में सिर्फ स्पर्म पास होगा और यूरिन के टाइम में सिर्फ यूरिन पास होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, वापस से एक बार सुनो कि यहाँ पे तुम लोगों को एक ब्लैडर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ा था। दैट वाज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ व्हिच एपिथेलियम? कैन एनीवन टेल मी अबाउट इट? चैट बॉक्स में अभी के अभी कौन से एपिथेलियम से यूरिनरी ब्लैडर बना हुआ है?
जो हमने डिस्कस किया था एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन नाम के चैप्टर में, एक रिवाइज कर देते फटाफट। वेरी गुड अमिया, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। गुप्ता सिबलिंग्स ने भी अच्छा से आंसर दिया हुआ है, इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। व्हेन आई से ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम के पास में स्ट्रेच होने की कैपेसिटी रहती है। 500 मिलीलीटर से लेके 500 मिलीलीटर से लेके 1 लीटर तक का यूरिन तुम्हारी एपिथेलियम उस ब्लैडर में स्टोर हो सकता है। ठीक है, ये ब्लैडर का जो यूरिन है वो नीचे डिसेंड डाउन होगा, देखो यहां से नीचे जाएगा 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 और पीनस में से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये तुम्हारा ब्लैडर के लिए भी, जो ब्लैडर का जो यूरिन है ये भी इसी ट्यूब में से पास होने वाला है, और तुम्हारे स्पर्म्स भी ऐसे करते 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 इसी ट्यूब में से पास होने वाले हैं, इसी ट्यूब में से पास होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट बोला गया है। अब हमको टेस्टिस समझ में आया, अब हमको डक्ट समझ में आ गई, साथ ही साथ में इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ग्लैंड्स भी होते हैं। एक का नाम है सेमाइनल वेसिकल, तुम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ऐसे दो दो सेमाइनल वेसिकल्स जो है वो दोनों साइड से, एक लेफ्ट एंड राइट सेमाइनल वेसिकल तुम लोगों को दिखाई देगा। सेमाइनल वेसिकल के साथ में तुम लोग को एक यहाँ पे एक हार्ट शेप, पेयर शेप ग्लैंड दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज योर प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड होता है। ठीक है, सो ये तुम्हारा सेमाइनल वेसिकल है, ये तुम्हारा प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है, और नीचे यहाँ पे दो ग्लैंड्स है एक ट्यूब के ऊपर, यूरिनोजेनिटल डक्ट के ऊपर ऐसे दो ग्लैंड्स है जिनका नाम है काउपर्स ग्लैंड। आई रिपीट, कौन से ग्लैंड्स की मैंने बात की? मैंने 3 ग्लैंड्स की बात की, 3 प्रकार के ग्लैंड्स की मैंने बात की। वन इज कॉल्ड एज सेमाइनल वेसिकल, डायग्राम में देखो सेमाइनल वेसिकल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, 2 सेमाइनल वेसिकल्स है हमारे पास में, सेमाइनल वेसिकल के ग्लैंड्स है। यहाँ पे तुम लोग को एक पेयर शेप ग्लैंड दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट का स्पेलिंग क्या है? PROSTATE। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, सो प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में तुम लोग को नीचे यहाँ पे दो दो ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। इस काउपर्स ग्लैंड का एक नाम है, दैट इज कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। राइट इट डाउन, काउपर्स ग्लैंड का और एक नाम क्या है बच्चों लोग? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एग्जाम में पूछा जाता है इसका सवाल, काउपर्स ग्लैंड का और एक नाम क्या है बच्चों लोग? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो काउपर्स ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। कहां पे है काउपर्स ग्लैंड? तुम्हारे यूरिनोजेनिटल डक्ट के दोनों साइड्स में है, लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में है, जोड़ी में है। सेमाइनल वेसिकल के ग्लैंड्स भी कैसे हैं? जोड़ी में है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड अकेला इकलौता है। अब तुम मुझे पूछोगे कि सर ये 3-3 4-4 प्रकार के ग्लैंड्स हम लोग को क्यों चाहिए? ये 3 प्रकार के ग्लैंड्स हमको चाहिए, इसीलिए चाहिए बिकॉज हम सबको पता है कि स्पर्म्स जो है वो फ्लोट होते हैं तुम्हारे फ्लूइड के अंदर। यस, तैरते हैं, स्विम कर सकते हैं तुम्हारे फ्लूइड के अंदर। ठीक है, सो जो व्हाइटिश फ्लूइड निकलता है स्पर्म के साथ में, जिसको हम लोग सीमेन बोलते हैं, आई रिपीट, जो व्हाइटिश फ्लूइड निकलता है जिसमें स्पर्म्स तैरेंगे, जिसमें स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, न्यूट्रिशन मिलेगा स्पर्म को, ऐसे फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेन। तो ये सीमेन बनाने का काम कौन कर रहा है बच्चों लोग? तुम्हारा सेमाइनल वेसिकल कर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड कर रहा है और काउपर्स ग्लैंड कर रहा है। तीनों में से सॉल्यूशंस निकलेंगे, सेक्रीशंस निकलेंगे और ये तुम्हारा सीमेन बनाने का काम करेंगे। मतलब जो तुम्हारा व्हाइट कलर का चीज बाहर आएगा पीनस के बाहर, दैट इज कॉल्ड एज सीमेन। और इस सीमेन के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड में से फ्लूइड रहेगा, सेमाइनल वेसिकल में से फ्लूइड रहेगा, काउपर्स ग्लैंड में से फ्लूइड रहेगा और तुम्हारा स्पर्म्स तुम्हारी टेस्टिस में से रहेंगे। ऐसे 4 जगह से ये चीजें निकलेंगी और सीमेन बनेगा। ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? Once again I'll repeat it for Gupta siblings, please listen to me very carefully। मैंने कहा जो तुम्हारा स्पर्म है वही सिर्फ तुम्हारे पीनस में से बाहर नहीं निकलता है, पीनस में से जो चीजें निकल रही है उसको हम लोग सीमेन बोलते हैं। इट इज अ फ्लूइड, इट इज अ ऑफ व्हाइटिश क्रीम कलर का फ्लूइड रहता है। उस फ्लूइड के अंदर क्या रहते हैं? स्पर्म्स जो है वो फ्लोट करते हैं, स्विम करते हैं। ठीक है, उस फ्लूइड के अंदर स्पर्म्स को न्यूट्रिशन भी मिलता है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं उस फ्लूइड के अंदर जिससे स्पर्म्स जो है वो जिंदा रह सकता है कुछ टाइम तक, कुछ घंटों तक जिंदा रह सकते हैं ना। ये जो फ्लूइड है ये बनता कहाँ कहाँ से है? तुम्हारे प्रोस्टेट ग्लैंड में से जो फ्लूइड निकल रहा है उसके वजह से, सेमाइनल वेसिकल से जो फ्लूइड बन रहा है उसके वजह से, और काउपर्स ग्लैंड से जो फ्लूइड बन रहा है उसके वजह से बन रहा है। काउपर्स ग्लैंड को हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? जिसको जिसको समझ में आया ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स राइट हियर राइट नाउ। बच्चे लोग जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
यू हैव टू राइट इट डाउन। जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ धीरे 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 करते उस चीज को नोट डाउन करते जाओ, फटाफट फटाफट उस चीज को नोट डाउन करते जाओ, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट। तुम लोग अपने नोट्स बना रहे हो, ठीक है, हैंडमेड नोट्स बना रहे हो, बिकॉज तुम लोगों ऐसे बोलोगे कि सर हमारे पास में तो फिनिक्स एकेडमी की नोट्स तो अवेलेबल है, डाइजेस्ट अवेलेबल है हमारे पास में टारगेट पब्लिकेशंस का, तो हम लोग को क्यों जरूरत है नोट्स बनाने की। बच्चे लोग जब तुम लोग चैप्टर को रिवाइज करते हो तो यही नोट्स तुम्हारे काम होते हैं। इज दैट क्लियर? कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताते जाता हूँ, तो वो एक्स्ट्रा चीजों को भी नोट डाउन किया करो, बिकॉज ये एक्स्ट्रा चीज तुम लोगों के बहुत ज्यादा फायदे में होने वाली है, बिकॉज ये एक्स्ट्रा चीज तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना रेफरेंस बुक्स में लिखी हुई नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में और टेक्स्ट बुक्स में कभी कभी लिखा हुआ नहीं होता है। दैट्स व्हाई आई मेक इट वेरी श्योर कि तुम लोगों तक ये चीजें पहुंचे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाती है। सो प्लीज ट्राई एंड नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आई एम डिस्कसिंग इन द लेक्चर। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए इसी के साथ में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसी के साथ में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि टेस्टिस जो है ये टिश्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। टेस्टिस टिश्यू नहीं, सॉरी, टेस्टिस ये ऑर्गन जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे ना। टेस्टिस जो है बेसिकली बच्चे लोग ये तुम्हारा एक पाउच में लोकेटेड होता है, ठीक है। टेस्टिस जो है ना बच्चे लोग एक पाउच में लोकेटेड होता है। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पीनस है, ये पीनस है, और ये पीनस के ठीक पीछे, ठीक पीछे की तरफ ऐसा एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें तुम्हारे टेस्टिस सस्पेंडेड होते हैं। ये टेस्टिस दिख रहा है तुम लोगों को, इसके अंदर गोल गोल, ठीक है, ओवल शेप का टेस्टिस, टेस्टिस और ओवल इन शेप। ये टेस्टिस जो है तुम्हारे पाउच के अंदर लोकेटेड रहता है। दो दो टेस्टिस तुम्हारे एक पाउच के अंदर लोकेटेड रहता है। इस पाउच का नाम है स्क्रॉटम। इस पाउच का नाम क्या है बच्चे लोग? स्क्रॉटम। तुम लोग यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो कि स्क्रॉटम के अंदर तुम्हारे टेस्टिस अवेलेबल है। दिस इज द स्क्रॉटम। ये पाउच तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ये पाउच, देखो ये पाउच, दिस इज द पाउच, दिस इज द पाउच जिसके अंदर तुम्हारा टेस्टिस लोकेटेड है। तुम्हारा राइट वाला टेस्टिस और लेफ्ट वाला टेस्टिस दोनों के दोनों टेस्टिस जो है वो पाउच के अंदर लोकेटेड है। इस पाउच का नाम है स्क्रॉटम ना। सबसे पहली बात तुम लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा टेस्टिस है ना, वो टेस्टिस बनता कहाँ पे है? एब्डोमेन के अंदर बनता है। किस में बनता है पता है? एब्डोमेन के अंदर बनता है। व्हेन आई से एब्डोमेन मतलब क्या? एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी जो तुम्हारी है, जहाँ पे तुम्हारे इंटेस्टाइन्स रहते हैं, वहां पे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर तुम्हारा टेस्टिस बनेगा, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर तुम्हारा टेस्टिस बनेगा। इज दैट क्लियर? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेस्टिस बनते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, प्लीज लिख लो अपने नोटबुक के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेस्टिस बनते हैं। ये कब बनेगा तुमको पता है? कोई आइडिया है किसी को? टेस्टिस जो है वो तुम्हारे 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बनेंगे, ठीक है। लिख लो, लिख लो, कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये इंफॉर्मेशन। 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मतलब अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उसको 7वां हफ्ता चल रहा रहेगा, 7th वीक चलता रहेगा, तब उसके बॉडी के अंदर बेबी जो है, यूट्रस के अंदर बेबी जो है वो मेल रहेगा, तो उसके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, उस बेबी के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर 7वें हफ्ते में वो टेस्टिस बन जाते हैं। आई रिपीट, मदर के बॉडी के अंदर मेल रहेगा, मदर के बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर मेल रहेगा, तो 7th वीक में ही उसके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर उस बच्चे के टेस्टिस बन जाते हैं। उस बच्चे के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, मदर के एब्डोमिनल कैविटी में नहीं, उस बच्चे के एब्डोमिनल कैविटी में बनता है। इज दैट क्लियर? 7th वीक में, 7th वीक, ठीक है, सबको समझ में आया 7th वीक का किस्सा? 7th वीक में बच्चे के टेस्टिस उसके एब्डोमिनल कैविटी में बन जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी के अंदर होता है ये सब कुछ। वंस वंस द टेस्टिस इज फॉर्म, अब टेस्टिस तो तुम्हारी बॉडी के बाहर लटक रहे हैं, ठीक है, टेस्टिस तो तुम्हारे बॉडी के बाहर हैंग हो रहे हैं, पीनिस के पीछे जो पाउच है स्क्रॉटम उसके अंदर है। तो ऐसा क्या हो गया कि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से सरकते हुए नीचे आ गए? ऐसा क्या हो गया कि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में सरकते हुए स्क्रॉटम में नीचे आ गए? इसके पीछे का रीजन ये है बच्चे लोग कि स्पर्म्स को जो प्रोडक्शन करने के लिए जो टेम्परेचर लगता है, स्पर्म्स को स्टोर होने के लिए जो टेम्परेचर लगता है, और स्पर्म्स को जिंदा रखने के लिए जो टेम्परेचर लगता है, सर्वाइव करने के लिए जो टेम्परेचर लगता है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री या 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर लगता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, सो इस 37 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम लगता है तुम्हारे स्पर्म्स को बनाने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए और उसको बचाने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए। ये सबके दिमाग में घुस गया। 2 डिग्रीज 2 to 2.5 डिग्रीज लेस टेम्परेचर लगता है स्पर्म को बनाने के लिए, स्पर्म को स्टोर करने के लिए और स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए तुम्हारे टेस्टिस के अंदर। ये टेम्परेचर बॉडी के बाहर ही अचीव हो सकता है, बॉडी के अंदर अचीव नहीं हो सकता है। ठीक है। सो बच्चे के टेस्टिस उसके एब्डोमिनल कैविटी में जरूर बनेंगे 7th वीक पे, बट वो धीरे 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 एक ट्यूब के जरिए सरकते हुए उसके स्क्रोटम में आके बैठ जाएंगे। आई रिपीट, धीरे 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 वो टेस्टिस सरक सरक के सरक सरक के सरक सरक के उसके स्क्रोटम में आके हैंग हो जाएंगे। ठीक है। ये सबको समझ में है। स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, उस पाउच के अंदर आके वो टेस्टिस हैंग हो जाएंगे। कैसे हैंग हो जाएंगे? एक ट्यूब में से पास ऑन होकर वो हैंग हो जाएंगे। एब्डोमिनल कैविटी में एक ट्यूब होती है जिसका नाम है इंगुइनल कैनाल। राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। एब्डोमिनल कैविटी में एक ट्यूब होती है जिसका नाम है इंगुइनल कैनाल, और इस ट्यूब के अंदर से वो टेस्टिस धीरे 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 सरकेंगे और स्क्रोटम में आकर बैठ जाएंगे। लेफ्ट साइड के स्क्रोटम में बैठेगा लेफ्ट वाला टेस्टिस, राइट साइड के स्क्रोटम में बैठेगा राइट वाला टेस्टिस। इज दैट क्लियर? इंगुइनल कैनाल से नीचे नीचे सरकते 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 नीचे आएंगे टेस्टिस और तुम्हारे स्क्रोटम में आके बैठ जाएंगे। क्यों बैठेंगे? बिकॉज अगर एब्डोमिनल कैविटी में रहा तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर में स्पर्म्स नहीं बनेंगे, ये टेम्परेचर में स्पर्म स्टोर नहीं हो सकते हैं, ये टेम्परेचर में स्पर्म सर्वाइव नहीं हो सकते हैं। इस वजह से टेस्टिस को नीचे सरकने की बहुत जरूरत है, स्क्रोटम में आकर बैठने की बहुत जरूरत है। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है। सो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स बन रहे हैं, ठीक है, वो स्पर्म्स बनाने के लिए जो टेम्परेचर लगता है वो 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर लगता है, उसकी आवश्यकता है। दैट्स व्हाई टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड है। तुम लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया है नहीं किया आई डोंट नो, बट इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड योर ओन बॉडी, सी बच्चों लोग, ये ह्यूमन बॉडी जो है ना, ये इसका जो ये पार्ट मैं सिखाने वाला हूँ, इट इज अ वेरी प्योर बायोलॉजी। इसमें कोई शीशू बहुत गंदा है सर, क्या आप डिस्कस कर रहे हो, ऐसा वाला कोई पार्ट नहीं। इट इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन बॉडी, इट इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन बॉडी। प्लीज डोंट फील हेजिटेटेड टू टॉक अबाउट इट। जितना तुम लोग अच्छे से इसके बारे में बात करोगे उतनी इंफॉर्मेशन तुम लोगों को पता चलेगी, उतना गलत तरीके से तुम लोग अपने बॉडी को यूज नहीं करोगे। इस वजह से ये टॉपिक तुम्हारे चैप्टर, तुम्हारे लेसन में, तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में दिया गया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, खुल के बात करो। आई एम वेरी ओपन टू डिस्कस ऑल सच टॉपिक्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीजें तुम्हारे तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Rutuja is asking, sir, when sperms form question mark? I didn't understand your question, Rutuja. Please, can you reframe it once again for me? Sir, when sperms form? नहीं समझा मुझे। मुझे क्वेश्चन एक तो इनकम्प्लीट लग रहा है या क्वेश्चन का कुछ सेंस नहीं बन रहा है, तो प्लीज मुझे वो जरा हिंदी में, मराठी में कुछ भी करके टाइप करके बताओ, बिकॉज आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर इंग्लिश। ओके, सो मैं क्या बोल रहा था कि स्क्रॉटम के अंदर तुम्हारा टेस्टिस लोकेटेड रहता है। आई रिपीट, स्क्रॉटम के अंदर तुम्हारा टेस्टिस लोकेटेड रहता है। अब ये स्क्रॉटम क्या करने वाला है बच्चों लोग? ये स्क्रॉटम तुम्हारे टेस्टिस को एक सूटेबल टेम्परेचर देगा। मैं कब से बोल रहा हूँ? टेस्टिस के अंदर के जो स्पर्म्स है उसको बनाने के लिए 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम वाला टेम्परेचर लगता है। तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? स्क्रॉटम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? स्क्रॉटम। स्क्रॉटम क्या है बच्चों लोग? स्क्रॉटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें तुम्हारा टेस्टिस लोकेटेड है। तो ये स्क्रॉटम जो है ये तुम्हारे टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। ऋतुजा इज आस्किंग, सर, स्पर्म्स टेस्टिस मध्ये आधीपासूनच असतात की नंतर फॉर्म होतात? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी ब्रिलियंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन ऋतुजा। दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं आंसर जरूर करूंगा, बट इतना एक लाइन में मैं लोग को अभी बताना चाहता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि प्यूबर्टी जब होती है, प्यूबर्टी मतलब बॉयज जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, 13-14 साल की उम्र में जब बच्चे आ जाते हैं,
ठीक है, तब जाके उनके टेस्टिस में स्पर्म्स का प्रोडक्शन दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस ये वाला टॉपिक हम डिटेल में जरूर डिस्कस करेंगे, बट टेस्टिस में स्पर्म्स पहले से ही अवेलेबल नहीं रहते हैं। स्पर्म्स बनेंगे कब? जब तुम्हारा मेल जो है वो 13-14 साल की उम्र में अचीव हो जाएगा तब। जब उसका 13-14 साल की उम्र आ जाएगी तब, जब उसकी प्यूबरिटी आ जाएगी तब वो मैच्योर होगा और तभी उसके टेस्टिस में स्पर्म्स बनेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? टेस्टिस में स्पर्म्स पहले से ही नहीं होते, बचपन से ही स्पर्म्स नहीं बनते हैं, वरना अगर बचपन से ही स्पर्म्स बने होते तो दैट चाइल्ड कुड आल्सो रिप्रोड्यूस एंड मेक अ बेबी। ठीक है, 6 साल की उम्र में 7 साल की उम्र में बच्चे पैदा करते बैठेंगे बच्चे को। यस और नो? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बिकॉज टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनते हैं वो स्पर्म्स बनने की जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी के बाद ही आती है। प्यूबर्टल स्टेज मतलब मैच्योरिटी के बाद ही आती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद ही आती है। टेस्टिस में स्पर्म्स तभी बनते हैं। मैंने कहा स्क्रॉटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे टेस्टिस के आजू बाजू का टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर तुम्हारे टेस्टिस का स्पर्म को जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर देने का काम तुम्हारा जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर करता है। मतलब बेसिकली स्क्रॉटम इज एक्टिंग लाइक अ थर्मो रेगुलेटर। राइट इट डाउन। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, रेगुलेटर का मतलब होता है रेगुलेट करना, टेम्परेचर को रेगुलेट करना। हमारे घर में भी फैन के लिए रेगुलेटर रखता है, 4 पे रखते हैं हम लोग रेगुलेटर, 5 पे रखते हैं हम लोग रेगुलेटर, 1 पे रखते हैं हम लोग रेगुलेटर। मतलब क्या है, फैन की स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में स्क्रॉटम अवेलेबल है जो तुम्हारे टेस्टिस के आजू बाजू का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये सबके दिमाग में चला गया? टेस्टिस के जो स्क्रॉटम के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्रेमेस्टर मसल और डार्टोस्टेनिक मसल बोलते हैं। हम लोग इसका डिस्कशन जरूर करेंगे। क्रेमेस्टर मसल क्या है, डार्टोस्टेनिक मसल क्या है। ये डार्टोस्टेनिक मसल और क्रेमेस्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, जिसके वजह से तुम्हारे टेस्टिस के आजू बाजू का टेम्परेचर है वो 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर मेंटेन करके रखने का काम तुम्हारा स्क्रॉटम कर रहा है। ये सबको समझ में आया? ठीक है, इसी के साथ में और एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं एंड देन वी कैन स्टॉप ओवर हियर, वी कैन टेक वन अटेंडेंस एंड देन वी कैन लीव दिस लेक्चर। इज दैट क्लियर? 6:30 तक लेक्चर है हमारा, सो 15 मिनट्स हमारे पास में बचे हुए हैं और वी कैन एंड दिस लेक्चर वेरी सून बाय डिस्कसिंग जस्ट वन स्मॉल टॉपिक राइट नाउ। फोकस ऑन दिस टॉपिक एंड देन वी आर डन। यस एवरीवन, आर यू ऑल विद मी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। टेस्टिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टेस्टिस क्या है बच्चों लोग? टेस्टिस एक जोड़ी में रहती है। जोड़ी में रहती है मतलब लेफ्ट टेस्टिस एंड राइट टेस्टिस, जैसे दो टेस्टिस हमारे बॉडी में रहता है। टेस्टिस जो है मीजोडर्मल ओरिजिन है। कोई मुझे बता सकता है ये मीजोडर्म वर्ड कहां से आया हुआ है? मीजोडर्म ये वर्ड कहां से आया हुआ है? यस एवरीवन, चुन्नू मुन्नूस बताओ, मीजोडर्म ये वर्ड कहां से आया हुआ है? Irajai Singh layers है, वेरी गुड शुभम शेर के 3 जर्म लेयर्स, जर्माइनल लेयर्स, किंगडम एनिमेला में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जर्माइनल लेयर्स, जिसमें एक्टोडर्म होता है, मीसोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है। यस और नो? एक्टो, मीजो, एंडो ऐसे 3 डर्म्स रहते हैं। ये 3 डर्म्स जो दिखाई देते हैं ये तुम्हारे ऑर्गन्स बनाने का काम कर रही हैं। ये जर्माइनल लेयर्स क्या करते हैं बच्चे लोग? ये ऑर्गन्स बनाने का काम करती है, ऑर्गेनोजेनेसिस या फिर ऑर्गन्स बनाने का काम करती है। जिसमें से जो मीजोडर्म जो रहता है बच्चे लोग, वो तुम्हारे क्या काम कर रही है? ये तुम्हारा टेस्टिस बनाने का काम कर रही है। मीजोडर्म से क्या बन रहा है? टेस्टिस बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। सो टेस्टिस कहाँ पे बन रहा है? तुम्हारे लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है बच्चों लोग? लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, मतलब पेट के अंदर। पेट मतलब स्टमक की बात नहीं हुई यहाँ पे। एब्डोमिन, एब्डोमिन मतलब सबको समझता है। यस और नो? एब्डोमिन मतलब सबको समझ रहा है। स्टमक के अंदर नहीं बन रहे टेस्टिस, एब्डोमिन में बन रहे। एब्डोमिन और स्टमक में डिफरेंस है। एब्डोमिन मतलब जहाँ पे इंटेस्टाइन वगैरह रहेगा ना, वहाँ पे एब्डोमिन की बात होती है।
सो एब्डोमेन में तुम्हारा टेस्टिस बन रहा है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में तुम्हारा टेस्टिस बन रहा है, और धीरे 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 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में धीरे धीरे करते 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 वो इंग्विनल कैनाल से सरकते सरकते तुम्हारे टेस्टिस तुम्हारे स्क्रॉटल पाउच में आके बैठ जाएंगे, तुम्हारे स्क्रॉटल पाउच में आके बैठ जाएंगे, सरक सरक के 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में नीचे चढ़ेंगे। 7th वीक में टेस्टिस बनेंगे एब्डोमिनल कैविटी में, और 7th मंथ में तुम्हारे टेस्टिस इंग्विनल कैनाल से सरकते हुए तुम्हारे स्क्रॉटम के अंदर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब क्या डिस्कस करना है? टेस्टिस का शेप को डिस्कस करना है। टेस्टिस जो है वो ओवल शेप का होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, लॉन्ग होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड होता है, और 3 सेंटीमीटर थिक होता है। ये डायमेंशन जरा रट लो, बिकॉज ये डायमेंशन तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स के डायमेंशन है। 4 to 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 2 to 3 सेंटीमीटर्स थिक, सॉरी 2 to 3 सेंटीमीटर्स वाइड एंड 3 सेंटीमीटर्स थिक। इज दैट क्लियर एवरीवन? टेस्टिस के डायमेंशंस दिए हुए हैं, हर एक टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से, रेफरेंस बुक्स के हिसाब से अलग अलग है, बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स के डायमेंशंस को मैंने यूज किया हुआ है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो डायमेंशन दिए हुए उसको मैंने यूज किया हुआ है। टेस्टिस आर ओवल इन शेप, 4 to 5 centimeters long, 2 to 3 centimeters wide and 3 centimeters thick. Now, one important thing which we should discuss over here, right now, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, that is called as your, yeah, this thing. This is the very important thing which we are going to discuss over here. That is the coverings present on the testis. The coverings present on the testis. टेस्टिस जो है उसके बाहर की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है गाइस, ट्यूनिका का डिस्कशन करने वाले हैं। ट्यूनिका का मतलब होता है मेम्ब्रेन्स। ट्यूनिका का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? मेम्ब्रेन्स का बात हो रही है यहाँ पे। मेम्ब्रेन्स मतलब क्या है? कवरिंग, ठीक है, कवरिंग की बात हो रही है, ठीक है। सो टेस्टिस जो है इसके बाहर ये वाला जो स्ट्रक्चर तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला I will show you ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो ये वाला है। कैन यू ऑल सी? एक मिनट, थोड़ा सा अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ मैं, शायद ब्लैक कलर से तुम लोग को दिखाई दे। यस, कैन यू ऑल सी दिस कवरिंग? दिस कवरिंग, ठीक है, इसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाहर के तरफ एक लेयर है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वास्क्यूलोसा। देखो ट्यूनिका वास्क्यूलोसा कहां पे है? थोड़ा सा बाहर की तरफ है, थोड़ा सा बाहर की तरफ। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये ट्यूनिका वास्क्यूलोसा है। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये ट्यूनिका वास्क्यूलोसा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? एल्बुजिनिया सबसे अंदर है, वास्क्यूलोसा थोड़ा सा बाहर है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वास्क्यूलोसा का मतलब क्या होता है? वास्क्यूलर। वास्क्यूलर का मतलब क्या होता है? रिच इन ब्लड वेसल्स। रिच इन ब्लड वेसल्स माय डियर स्टूडेंट्स, रिच इन ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो ये लेयर जो है वास्क्यूलोसा वाली, दिस इज रिच इन ब्लड वेसल्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है। ट्यूनिका वास्क्यूलोसा वाली जो लेयर है वो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। वास्क्यूलर लेयर है जिसमें ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के ऊपर की कवरिंग है, उसके भी ऊपर ट्यूनिका वास्क्यूलोसा है, और उसके भी बाहर एक लेयर है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वजाइनालिस। ट्यूनिका वजाइनालिस ये एक लेयर है। ये ट्यूनिका वजाइनालिस अगर तुम लोगों को दिखाना है तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कैसे एक इनकम्प्लीट कवरिंग है, कैसे एक इनकम्प्लीट कवरिंग है। यहाँ पे देखो ट्यूनिका वजाइनालिस, देखो यहां तक ही है, यहां तक ही है, हाफ वे है, हाफ वे। टेस्टिस पूरी तरीके से कवर्ड नहीं है, देखो हाफ वे है, इनकम्प्लीट कवरिंग है। यस और नो? हाफ कवरिंग है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वजाइनालिस। कौन से कवरिंग्स की मैंने बात की? टेस्टिस इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया।
Outer to it is complete incomplete covering called as tunica vaginalis, and inner to it is called as tunica vasculosa. सबके दिमाग में घुस गया ये चीज? ठीक है, सबको समझ में आया ये चीज? एनी डाउट? एनी डाउट? If you have no doubt, let me know.